तो आज हम भारत के संविधान की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास इसके लिए सिविल सेवा परीक्षा की कुछ तैयारी नोट्स हैं, कुछ ऑनलाइन लेख हैं और एक बहुत ही कमाल का यूट्यूब ट्यूटोरियल भी है। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है इस विशाल दस्तावेज के पन्ने पलटना, इसके बनने की कहानी को महसूस करना और इसकी उन खूबियों को समझना जो अक्सर नजरों से ओझल रह जाती हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी किताब नहीं है। सही। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसके पीछे एक कलात्मक और दार्शनिक सोच है। हम देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने आधुनिक भारत के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसकी जड़ें हमारी हजारों साल पुरानी विरासत में गहरी जमी हुई हैं। तो फिर शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि इतना बड़ा, इतना महान दस्तावेज आखिर बना कैसे? ये कोई एक दिन या एक महीने का काम तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल से भी ज्यादा? हाँ, सोचिए आज के दौर में भी इतना बड़ा दस्तावेज तैयार करने में कितना समय और बहस लगती, और वो तो उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के ये सब कर रहे थे। सही बात है। इसकी कहानी जुलाई 1946 में शुरू होती है, जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनाई गई। और इस सभा में कौन लोग थे? मतलब लगभग 300-400 लोगों की इस बड़ी सी सभा में ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों का क्लब बन के ना रह जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि विविधता ही इस सभा की सबसे बड़ी ताकत थी। शुरुआत में 389 सदस्य थे, जो ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे। विभाजन के बाद ये संख्या 299 रह गई, लेकिन विविधता बनी रही। ओके। अनुसूचित जनजातियों के 33 सदस्य थे। महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई थी। हालांकि हमारे स्रोतों में संख्या को लेकर थोड़ा मतभेद है, कुछ 12 बताते हैं तो कुछ 15। अच्छा। लेकिन ये साफ है कि उनकी आवाज सुनी जा रही थी। और इसका नेतृत्व, इतने सारे अलग अलग विचारों वाले लोगों को एक साथ लाना और एक दिशा देना, ये भी तो एक चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से। और इसका नेतृत्व बहुत ही काबिल हाथों में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो सबको साथ लेकर चलते थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, जिनके पास दुनिया भर के संविधानों का गहरा ज्ञान था। और फिर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम आज संविधान का वास्तुकार या जनक कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ही इस विशाल बहस और चर्चा को एक ठोस कानूनी ढांचे में ढाला। एक मिनट, इन तारीखों में कुछ दिलचस्प लग रहा है। हमारे नोट्स के मुताबिक संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। हाँ। लेकिन फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया, 26 जनवरी 1950 तक। ये 2 महीने की देरी, मतलब कोई खास वजह रही होगी इसके पीछे? हाँ, ये तारीख महज एक तारीख नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भावनात्मक और ऐतिहासिक कारण है। अच्छा। बात 1930 की है। 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ओहो। वो भारत के आजादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। तो जब संविधान तैयार हुआ तो उस ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। वाह। ये सिर्फ एक कानून लागू करना नहीं था, बल्कि एक सपने को साकार करना था। ये तो सच में बहुत खूबसूरत बात है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ नियमों से नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और शायद यही भावना हमें इसके अगले पहलू पर ले जाती है, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, कि हमारा मूल संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। हाँ, और ये बात इसे दुनिया के बाकी संविधानों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये एक हाथ से लिखी हुई कलाकृति है, एक मास्टरपीस। सच में। अंग्रेजी संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा। कहते हैं जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने बस एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? इस संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे, और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम भी। कमाल है। मतलब उन्होंने इस ऐतिहासिक काम के लिए कोई फीस नहीं ली? कोई फीस नहीं। और हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य ने उतने ही सुंदर ढंग से लिखा। लेकिन बात सिर्फ लिखावट की नहीं है। अच्छा। इस दस्तावेज को सजाने का काम शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया। उन्होंने संविधान के हर भाग की शुरुआत में एक खूबसूरत चित्र बनाया, कुल 28 चित्र।
और ये चित्र सिर्फ खाली जगह भरने के लिए तो नहीं थे ना, इनका जरूर कोई गहरा मतलब होगा। बिल्कुल, हर चित्र उस भाग की आत्मा को पकड़ता है। चलिए पहले भाग से ही शुरू करते हैं, जो भारत को संघ और उसके क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। इसकी शुरुआत मोहनजोदाड़ो की एक मोहर के चित्र से होती है, जिसमें एक नंदी बैल है। वाह, वह अदला पन्ने से ही एक संदेश दिया जा रहा है। ये सिर्फ 1947 में बने एक नए देश का कानून नहीं है, बल्कि ये उस सभ्यता की कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। ठीक समझे, यही संदेश था निरंतरता का। फिर आता है भाग 2, नागरिकता पर। यहाँ वैदिक काल के एक गुरुकुल का शांत दृश्य है। गुरुकुल? हाँ, ये बताता है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा, ज्ञान और संस्कार कितने जरूरी हैं। ये नागरिकता को सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। तो पहले सभ्यता की पहचान, फिर नागरिक के संस्कार, और भाग 3 जो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, उसके लिए क्या चुना गया? उसके लिए रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य चुना गया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक धार्मिक चित्र नहीं है, ये अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। ये अधिकारों की वापसी का प्रतीक है। वाह। यह एक संदेश है कि राज्य का धर्म है अपने नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना। यानी भाग 3 नागरिकों को अधिकार देता है और उसे श्रीराम की वापसी से जोड़ा गया है। ये वाकई बहुत गहरा है। तो फिर शासकों के लिए यानी राज्य के लिए क्या मार्गदर्शन था? भाग 4 में वहां महाभारत का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। गीता का उपदेश? हाँ, ये शासकों के लिए एक सीधा संदेश है। जैसे कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध करा रहे थे, वैसे ही संविधान सरकार को उनके कर्तव्यों का बोध कराता है कि उन्हें लोक कल्याण के लिए कैसे काम करना है। अद्भुत। मतलब हमारे संविधान में कला, दर्शन, इतिहास और कानून सब कुछ एक साथ बुना गया है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं इसकी असल संरचना पर। मूल रूप से 22 भाग और 395 अनुच्छेद। आज तो यह संख्या और भी बढ़ गई है। किसी के लिए भी, खासकर जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक पहाड़ जैसा होगा। हाँ, ये पहाड़ जैसा लग सकता है। इसे कोई याद कैसे रखे? इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्टकट है। ये हमें एक YouTube ट्यूटोरियल से मिला है और ये वाकई काम करता है। अच्छा। हम कुछ आसान सूत्रों या कहानियों से पूरे ढांचे को समझ सकते हैं। ये तो सुनना ही पड़ेगा। बताइए क्या है वो जादुई सूत्र? पहले 10 भागों के लिए एक वाक्य याद रखना है। सनम ने सारा रस पन्नी से SC/ST को दिया। सनम ने सारा रस पन्नी से SC/ST को दिया। ये तो बड़ा अजीब वाक्य। चलिए इसे खोलते हैं। सनम से क्या मतलब हुआ? सनम पहले 3 भागों को कवर करता है। चलिए आप अंदाजा लगाइए, देश की नींव के पहले 3 स्तंभ क्या हो सकते हैं? स से संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सही। न से नागरिकता, सिटीजनशिप। और म से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही। देखिए कितना आसान है। संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये तीनों सनम में आ गए। ठीक है। अब वाक्य का अगला हिस्सा है ने सारा रस। ने से होगा नीति निदेशक तत्व, और मुझे याद है इसी के साथ एक और हिस्सा जोड़ा था, मूल कर्तव्य, जो भाग 4A है। बहुत बढ़िया। तो ने से दोनों याद हो गए। फिर सा से संघ यानी केंद्र सरकार, और रा से राज्य सरकारें। एकदम सही जा रहे हैं। अब रस में एक और स बचा है। असल में एक र भी था जो भाग 7 था, लेकिन उसे अब निरस्त कर दिया गया है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो स से बना संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, भाग 8। बिल्कुल ठीक है। तो सनम ने सारा रस तक हम पहुंच गए। अब पन्नी से SC/ST को दिया। पन्नी का क्या मतलब है? पन्नी हमें 3 भाग याद कराता है जो स्थानीय स्वशासन से जुड़े हैं। प से पंचायत, न से नगर पालिका, और इसी से जुड़ा है सहकारी समितियां, भाग 9, 9A और 9B। एग्जैक्टली। और आखिर में SC/ST सीधा सीधा भाग 10 की ओर इशारा करता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। वाह, ये तो सच में कमाल का है। एक वाक्य और 10-11 भाग याद हो गए। ये सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, किसी भी नागरिक के लिए संविधान के ढांचे को समझने का एक शानदार तरीका है ना? अच्छा, और अगले भागों के लिए?
अगले 4 भागों मतलब 11 से 14 के लिए एक छोटी सी कहानी है। ओके। सोचिए केंद्र और राज्य के बीच का रिश्ता कैसा होता है। लोग या संस्थाएं आपस में संबंध क्यों बनाते हैं? अक्सर अपने वित्त मतलब पैसे और संसाधनों को मजबूत करने के लिए। सही। और पैसा कहाँ से आता है? व्यापार और वाणिज्य से। और अगर कोई व्यापार नहीं कर सकता तो वो क्या करता है? सेवाएं यानी नौकरी। बस यही लॉजिक है। संबंध, वित्त, व्यापार, सेवाएं। ये तो एक लॉजिकल फ्लो लग रहा है। बिल्कुल। तो क्रम है भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, ठीक। भाग 12 वित्त, संपत्ति और अनुबंध, भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, और भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा। शानदार। तो अब तक हम 14 भागों को कवर कर चुके हैं। अब बाकी के बचे हुए हिस्से, उनके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ, बाकी के लिए एक एक्रोनिम है VCRE PAS, VCR PAS। VCRE पास। V से वोट यानी निर्वाचन, भाग 15, C से कास्ट यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16, VC ठीक है। R से राजभाषा, E से इमरजेंसी, RE राजभाषा और इमरजेंसी, भाग 17 और 18। फिर P से प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, A से अमेंडमेंट यानी संशोधन, प्रकीर्ण और संशोधन, भाग 19 और 20। एक और A से अस्थाई टेम्पररी प्रोविजंस, भाग 21, और आखिर में S से शॉर्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम, भाग 22। VCRE पास, ये तो वाकई बहुत कारगर है। तो हमने संविधान की पूरी बनावट को एक तरह से डिकोड कर लिया है। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हमें इसका सार निकालना हो, एक आम नागरिक के लिए संविधान का दिल कहाँ बसता है? कौन से हिस्से हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा छूते हैं? अगर हम संविधान के दिल और आत्मा की बात करें तो 4 स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है उद्देशिका यानी प्रिएम्बल। प्रिएम्बल ये संविधान का पहचान पत्र है, उसका दर्शन है। ये बताता है कि हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इसमें कुछ शब्द बाद में भी जोड़े गए थे ना? हाँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द मूल उद्देशिका में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और दूसरा स्तंभ यकीनन हमारे अधिकार होंगे। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में दिए गए हैं। ये वो अधिकार है जो संविधान हर नागरिक को एक गारंटी के तौर पर देता है और जिन्हें सरकार भी आसानी से नहीं छीन सकती। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है। ये नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। ये हमें बताते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या हैसियत है। और सरकार के लिए भी तो कुछ दिशा निर्देश होंगे। सब कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए तो नहीं हो सकता। सही कहा। और वही है हमारा तीसरा स्तंभ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, अगर मौलिक अधिकार सरकार पर क्या नहीं करना है की सीमाएं लगाते हैं, तो निर्देशक तत्व क्या करना है का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा। ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं कि उन्हें एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। हालांकि आप इन्हें लेकर अदालत नहीं जा सकते। लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ हमें याद दिलाता है कि अधिकार अकेले नहीं आते, वो है मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें भी बाद में 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। ये हमें याद दिलाते हैं कि नागरिक होने के नाते अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे ये संविधान का पालन करना, देश की एकता की रक्षा करना। हाँ, और हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमने संविधान बनने की कहानी से शुरू करके उसकी कलात्मक आत्मा को समझा और फिर इन ट्रिक्स के जरिए उसके पूरे ढांचे को भी डिकोड किया। ये वाकई सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। नहीं, ये भारत की आत्मा का दस्तावेज है जो हमें बताता है कि हम कौन थे, कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। सोचिए, एक तरफ संविधान निर्माता भारत के लिए आधुनिक, वैज्ञानिक
और धर्मनिरपेक्ष कानूनों की नींव रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसी संविधान को सजाने के लिए उन्होंने रामायण, महाभारत, वैदिक काल और मोहनजोदड़ो से चित्र चुने। ये एक दिलचस्प संतुलन है ना? हाँ, ये तो है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हमारे संस्थापक भारत की प्राचीन विरासत और आधुनिक भविष्य के बीच कैसा संबंध देखते थे? ये संतुलन राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में हमें क्या बताता है?